and I welcome you all to the Unlimited Fun with Humanities. So आज कोल्ड वॉर चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, that is Cuban Missile Crisis, the most important and the awaited topic of this chapter. Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis में ना तीन important players हैं. कितने? तीन important players. कौन कौन से? यूएसए, क्यूबा, सोवियत यूनियन. ओके, अब मैंने आपको कल भी बताया था यूएसए की ज्योग्राफिकल लोकेशन वेस्ट में है और यूएसएसआर की ज्योग्राफिकल लोकेशन ईस्ट में है, और जो क्यूबा है वो यूएसए के बिल्कुल क्लोज है, ज्योग्राफिकली बहुत क्लोज है. अगर ये यूएसए है तो ये क्यूबा. गॉट माय पॉइंट? समझ रहे हो? ओके, अब इतना पता लग गया तीनों की ज्योग्राफिकल लोकेशन, यूएसए की, क्यूबा की और सोवियत यूनियन की. अब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं. क्यूबा के लीडर फिडेल कैस्ट्रो, नाम याद रखना, ठीक है? क्यूबा के लीडर फिडेल कैस्ट्रो के बहुत अच्छे संबंध, रिलेशंस थे सोवियत यूनियन या फिर तुम कह दो यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव के साथ. They both had a very good relations with each other. But 1961 में हुआ क्या? निकिता क्रुश्चेव के मन में एक टेंशन आई. उनके मन में ये टेंशन आई कि क्यूबा, जो कि ज्योग्राफिकली इतने क्लोज है यूएसए के, कहीं यूएसए के लीडर जॉन एफ कैनेडी क्यूबा को इन्वेड न कर जाए. मन में ये चिंता जागी निकिता क्रुश्चेव की कि कहीं यूएसए क्यूबा में इन्वेड न कर जाए. ठीक है, उनके माइंड में ऐसे टेंशन आने लगी. तो हुआ क्या? 1962 में, याद रखना, 1962 में सोवियत यूनियन के जो लीडर है ना, कौन? निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के अंदर ना मिसाइल्स को हाइड कर दिया. ठीक है, छुप के मिसाइल्स वहां पे हाइड कर दी कि सोचा अगर कल को यूएसए क्यूबा में इन्वेड करता है ना तो वो मिसाइल्स हेल्प करेगी हमें यूएसए के अगेंस्ट फाइट करने में. अब ये चीज ना यूएसए के लीडर को पता लगी. ठीक है, जॉन एफ कैनेडी को पता लगी. तो हुआ क्या? उन्होंने ना वार्निंग भेजी. जॉन एफ कैनेडी ने ना वार्निंग भेजी यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव को. बोला उन्होंने कि जो भी तुमने मिसाइल्स सेट किए ना क्यूबा में, इसको तुम ना हटा दो. अगर तुमने हटाया है ना तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी. तो ये जो सिचुएशन है ना, ये हॉट वॉर में बच जाएगी. तो हाथों पाई पे कहीं बात ना आ जाए. देखो फ्रेंड्स, अभी यूएसए और यूएसएसआर में दोनों में टेंशन इतनी हाई है, ठीक है, इतनी ज्यादा हाई है, बट तब भी कह रहे हो फ्रेंड्स, तब भी ये जो वॉर है ना हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ. यूएसएसआर ने गुड बॉय बनकर, ठीक है, गुड बॉय बनकर क्यूबा से मिसाइल्स हटा ली. पर देखो यार, इतनी टेंशन होने के बावजूद, इतनी ज्यादा टेंशन थी कि मिसाइल हटा दो. ठीक है, कितनी ज्यादा थी. ऑलरेडी ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का. ठीक है, तब भी ये चीज ना हॉट वॉर में नहीं कन्वर्ट हुई. मुंह से बातें करते गए, यूएसए ने मुंह से धमकी दी, हटा दो, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा. इतनी टेंशन है, हॉट वॉर नहीं हुआ. तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कोल्ड वॉर. इतनी कन्फ्रंटेशन होने के बावजूद भी, इतनी टेंशन होने के बावजूद भी हॉट वॉर डजंट टुक प्लेस. ठीक है, इट बिकम्स ट्रू एग्जांपल ऑफ कोल्ड वॉर. अब एक और चीज सुनो यार. In spite of huge number of tensions, why didn't this Cold War got converted into hot war? इतनी टेंशन होने के बावजूद भी ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? यार, लॉजिक ऑफ डेटरेंस. अब ये क्या है? लॉजिक ऑफ डेटरेंस
is the logic which is followed by both the superpowers to avoid large-scale destructions. That is no hot war should be there because both of them have the capacity to retaliate. या ये वो आइडियोलॉजी कह लो, ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ये वो लॉजिक है सुपर पावर्स का जो वो फॉलो करती हैं। यहाँ पे उन दोनों को पता है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों को पता है कि वो इक्वली पावरफुल है। जितना पावरफुल यूएसए है उतना ही यूएसएसआर है। ठीक है, ये कंपटीशन है दो पावरफुल कंट्रीज के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत पावरफुल है और दूसरा कम पावरफुल है, दोनों इक्वली पावरफुल है। अगर दोनों ने ये वॉर शुरू कर दिया ना तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, वो खुद भी इनफैक्ट तबाह हो जाएगी। तो उन्होंने ये लॉजिक फॉलो किया ताकि ये हॉट वॉर ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस इज दैट लॉजिक व्हिच इज फॉलोड बाय both the superpowers, ठीक है, to avoid the large scale destruction. That is, no hot war should be there because both of them have the capacity to retaliate. दोनों के पास कैपेसिटी है एक दूसरे के रिटालिएट करने की। ठीक है, अगर दोनों लड़ने लग पड़ी ना तो वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मैं भी इक्वली पावरफुल हूँ, मेरी फ्रेंड भी इक्वली पावरफुल है। अगर हम दोनों जिनके पास इक्वल पावर्स है लड़ने लग जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। जितना नुकसान मुझे होगा उतना नुकसान उसको भी होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज माय डियर फ्रेंड्स आर इक्वली पावरफुल। गॉट माय पॉइंट? अब आप ये भी कह सकते हो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ कोल्ड वॉर आल्सो, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ टेंशंस दैट पर्टिकुलर वॉर does not got converted into the hot war. ओके, अब मैं साइड पे हो रही हूँ, तुम प्लीज स्क्रीनशॉट लो, डेट्स को जरूर याद रखना। ओके, खींच लिया? ठीक है। ओके गाइस, अभी तो हमने देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो टेंशन हो रही थी वो बाकी कंट्रीज को भी देखनी पड़ रही थी। उसका इफेक्ट अकेला यूएसए और यूएसएसआर तक नहीं था, वो चीज बाकी कंट्रीज को भी फेस करनी पड़ रही थी जो उनके साथ मिली हुई थी। सिमिलरली हम देखते हैं कि इनकी कन्फ्रंटेशंस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। कहाँ पे? लेट्स सी दैट ड्यू टू द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ कोरिया, बर्लिन एंड कॉन्गो लॉस्ट देयर लाइफ। झगड़ा उन दोनों के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर। और सबसे घटिया बात यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये थी कि वो अपनी धरती पे, अपनी जमीन पे नहीं झगड़ा करते थे, वो झगड़ा करते थे दूसरों की जमीन पर। डिस्ट्रक्शन होती थी दूसरों के बंदों की। ठीक है, अगर यही जो झगड़ा था यूएसए की धरती के ऊपर किया होता तो यूएसए के बंदे बनते। बट ऐसी जो इनके बीच में जो टेंशंस थी, कन्फ्रंटेशंस थी, उसका जो रिजल्ट था ना वो बेचारी दूसरे कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा था। जैसे कि इनकी कन्फ्रंटेशन के वजह से कोरिया के अंदर वॉर हुई 1950 टू 53 के बीच में, बर्लिन के अंदर हुई 58 टू 62 के बीच में, कॉन्गो के अंदर हुई अर्ली 1960s के बीच में। और साथ में इसी कन्फ्रंटेशंस का रिजल्ट हमको वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर भी देखने को मिला। इन वियतनाम एंड इन अफगानिस्तान कोल्ड वॉर का इफेक्ट यूएसए और यूएसएसआर के ऊपर तो था ही। ठीक है, ये सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस जो हो रही थी वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो ही रही थी, बट हमको कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के कारण क्या चीज़ें हुई, या कोल्ड वॉर का इफेक्ट बाकी कंट्रीज जैसे कोरिया, बर्लिन, अफगानिस्तान, वियतनाम पे क्या पड़ा इफेक्ट। हमने भी ये चीज़ देखी, दो सुपर पावर्स लड़ पड़ी, कन्फ्रंटेशंस हो गई। अब एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करूँगी आपका अगला टॉपिक। सोचो कि दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
ठीक है, वो कह रहा है कि मैं तेरे को मारूंगा, ये कह रहा है मैं तेरे को मारूंगा। दोनों खुद आपस में लड़ रहे हैं। उस दौरान 2 या 3 बहुत समझदार इंसान आगे आते हैं, ठीक है, और वो तुमको कहते हैं कि नहीं यार, लड़ने में कुछ नहीं रखा, तुम मत लड़ो, तुम आपसी टेंशन अपने बीच में मत बढ़ाओ, तुम कॉन्फ्रंटेशंस मत करो। तुमको समझा रहे हैं, ग्रुप 1 को भी समझा रहे हैं कि समझदार बनो, लड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं बनता। फिर यहाँ पे ग्रुप 2 को भी समझा रहे हैं, समझदार बनो, लड़ने से कोई सिचुएशन के सोल्यूशंस नहीं आते हैं। दोनों के दोनों ग्रुप्स को समझा रहे हैं। इसी तरह यूएसए और यूएसएसआर को समझाने के लिए एक ऐसा ग्रुप सामने आया। उस ग्रुप का क्या नाम था? लेट्स सी दैट पर्टिकुलर ग्रुप is called the non-alignment movement, NAM. N stands for non, A stands for alignment and M stands for movement. नाम सामने आया जो दोनों ग्रुप्स को समझाने की कोशिश कर रहा था कि लड़ो मत, लड़ने में कुछ नहीं मिलेगा तुमको, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब बात ये आ रही है कि नाम एकदम से कैसे आ गया? हेडिंग पढ़ी तुमने? चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। और कैसे ये जो नाम है, नाम ये चैलेंज दे रहा था। किसको चैलेंज दे रहा था? बाइपोलैरिटी को। बाइपोलैरिटी मतलब 2 सुपर पावर्स को। कौन कौन सी? यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, बाय मीन्स 2, सो 2 सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब कैसे ये चैलेंज दे रहा था नाम यूएसए और यूएसएसआर को? इससे पहले ये बताऊं मैं तुमको कि कैसे चैलेंज दे रहा था, इससे पहले हम देख लेते हैं कि नाम का ओरिजिन हुआ तो हुआ कहाँ से आया नाम। द रूट्स ऑफ नाम कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द फ्रेंडशिप ऑफ, ध्यान देना, यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटू, यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटू, इंडियाज जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट लीडर गैमल अब्देल नासिर। हुआ क्या है, कह रहे हैं कि नाम का ओरिजिन ना तब शुरू हुआ जब एक फ्रेंडशिप हुई थी किसके बीच में? यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टीटू, उनका नाम है, इंडिया के देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट लीडर गैमल अब्देल नासिर। इन तीनों के फ्रेंडशिप से कहीं ना कहीं रूट का ओरिजिन होता है। और इन्होंने अपनी जो मीटिंग थी ना, पहली मीटिंग इन तीनों की, यूगोस्लाविया की, इंडिया की और तीसरी इजिप्ट की लीडर की, कहाँ की थी? ये की थी कब की थी? कब की थी? ये मीटिंग हुई थी 1956 में। और इनको इस मीटिंग में किसका सपोर्ट मिला था? इंपॉर्टेंट है गाइस, जो भी मैंने लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, $100 क्वेश्चन है। इनको सपोर्ट मिली थी उस मीटिंग के अंदर इंडोनेशिया के लीडर सुकर्नो एंड घाना के, और एक तो इंडोनेशिया के लीडर सुकर्नो और घाना कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, दिख रही हूँ। घाना कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तभी कहती हूँ एटलस खोल लो, एक बार ही दर्शन कर दो एटलस के। घाना के लीडर कौन? के वैम नुक्रुमा, इनका सपोर्ट मिला था इन लीडर्स को। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ नाम की जो ओरिजिन है ना, इन 5 लोगों के वजह से हुई है। कौन से 5 लोग? एक बार क्विक रिविजन करते हैं। एक तो जोसेफ ब्रोज टीटू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा इजिप्ट के लीडर गैमल अब्देल नासिर, फोर्थ घाना के लीडर क्वाम नुक्रुमा, और फिफ्थ इंडोनेशिया के लीडर दैट इज सुकर्नो। इनकी फ्रेंडशिप के वजह से नाम का ओरिजिन हुआ। अब एक चीज़ और है कि इसमें इन्होंने क्या डिस्कशन किया।
इन 5 मेंबर्स ने, ये जब भी नाम की मीटिंग होती थी, क्या डिस्कशन हो रहा था? डिस्कशन ये हो रहा था कि जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो रही है ना, जैसे 1947 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ब्रिटेन से और कंट्रीज को भी इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। उन्होंने बोला जो भी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है ना, उनको कोई भी पावर ब्लॉक नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ना ही उनको यूएसए को ज्वाइन करना चाहिए और ना ही उनको यूएसएसआर को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर इस टाइम पे जब उनको नई नई आज़ादी मिली है, अगर वो अभी किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर देंगे ना, उनका कहना ये था, इन 5 लीडर्स का कहना ये था कि वो अपनी आज़ादी को फिर से खो देंगे। अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इतनी मिलिट्री नहीं है कि वो इनसे लड़ पड़े। तो बेटर यही है कि वो ना ही यूएसए को ज्वाइन करे, ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करे, बल्कि वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है, वो टोटली इंडिपेंडेंट होके चले, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करें। जिसका मतलब यही है, दोबारा कर रही हूँ, रिपीट, $100 मिलियन का क्वेश्चन है ये चीज़, नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ अ पावर ब्लॉक। लिख रही हूँ यहीं पे, नॉट टू ज्वाइन एनी of the power block. I am getting side. It's better take a screenshot very quickly. जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, खींच लिया? ओके गाइस, लास्ट वीडियो में ना कहीं हमने क्या देखा कि नाम की ओरिजिन हो गई है। नाम की पहली मीटिंग नहीं देखी अभी तक हमने, अभी तक सिर्फ देखा है कि नाम के ट्रेसेस दिख रहे हैं हमको। याद करो पिछली बारी मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने अभी बताया तुमको कि युगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट ने मिलके एक मीटिंग की थी 1956 में, जिसको सपोर्ट घाना और इंडोनेशिया ने किया था, ठीक है। इस मीटिंग के अंदर नाम के ओरिजिन के ट्रेसेस थे। इस बात को याद रखना, कंफ्यूज मत कर देना कि वो नाम की मीटिंग थी, ना जी ना, यहाँ पे ट्रेसेस दिख रहे थे। पहली मीटिंग नाम की 1961 में हुई, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1956 में ट्रेसेस दिख रहे थे। उसी के 5 साल बाद 1961 में नाम की पहली मीटिंग हो गई थी। कहां पे हुई थी? रिमेंबर दैट बेलग्रेड में हुई थी। बेलग्रेड कहां पे है ये तुम बताओगे मुझे, एटलीस्ट खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अब नहीं मैं बताऊंगी। पहली मीटिंग जो नाम की हुई थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखते हैं। पहला, कॉपरेशन अमंग 5 कंट्रीज। जो ये 5 कंट्रीज थी ना, जो 1956 में जिन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, कौन सी? युगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया। अब इन 5 कंट्रीज में से तुम मुझे सेग्रीगेट करके बताओ कि कौन सी सपोर्टिंग कंट्री थी और किन्होंने बनाया था, मतलब कि मेन पार्टिसिपेंट्स कौन सी थी 1956 की मीटिंग में, और कौन से सपोर्टिंग कंट्रीज थी। मैंने 2 या 3 बार रिपीट कर दिया, अब सही आंसर आएगा, आई होप फ्रॉम यू, ठीक है। एंड वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता, ओके। पहला ऑब्जेक्टिव कि ये जो 5 कंट्रीज है ना आपका, युगोस्लाविया, ओके, घाना, इंडोनेशिया, ओके, इजिप्ट एंड इंडिया, इनके बीच में कॉपरेशन एनहांस करना था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, जो कोल्ड वॉर के कारण टेंशन्स बढ़ रही थी उसको
रिड्यूस करना था। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव ये था, जो ड्रामेटिक एंट्री हो रही थी ना एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की, उनको भाई अलर्ट करना था कि प्यारी कंट्रीज, मेरे प्रिय कंट्रीज, तुम दोनों के दोनों पावर ब्लॉक्स को मत ज्वाइन करो, क्योंकि तुमको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है। अगर ऐसे सिचुएशन में तुम इन पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं तुम अपनी इंडिपेंडेंस फिर से खो दोगे। ये चीज मैंने दोबारा रिपीट किया आपको इसी के कारण, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ड्रामेटिक एंट्री हो रही थी ना नई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की, जिनको अभी अभी ब्रिटेन से आजादी मिली थी, जैसे इंडिया को मिली थी, इनको अलर्ट करना। एडजस्ट विद माय हैंडराइटिंग प्लीज, कहीं एडजस्ट कर लो। आई प्रॉमिस टाइम के साथ सुधार दूंगी। इनको अलर्ट करना कि नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक, फाइन, बिकॉज इट वुड जस्ट बी लाइक दैट यू आर अगेन लूजिंग योर फ्रीडम इफ यू ज्वाइन देम। उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम मिलिट्री इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो मत करो ना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव थे 3। अभी आपकी बुक में 14 समिट बताया हुआ है नाम का। समिट मीन्स कि जहाँ पे फिर से सभी के सभी नाम की कंट्रीज, नाम के जो मेंबर्स थे वो इकट्ठे हुए थे। 14 समिट कहाँ पे हुआ था नाम का, और कब हुआ था? 2006 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हवाना में, और जिसके अंदर 116 मेंबर्स थे और 15 ऑब्जर्वर्स थे। ये था आपका 14 समिट नाम का। अच्छा, रिसेंटली कौन सा समिट हुआ पता है? अगर पता है ना कमेंट करके बताओ। अभी मैं भी बता देती हूँ आपको जिनको नहीं पता। अभी रिसेंटली 18 समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बाकू। बाकू कहाँ पे है? अजरबैजान। ओके, आई एम राइटिंग इट। 18 समिट आपका 2019 में हुआ था। 18 एस स्टैंड फॉर समिट 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बाकू, BAKU। ये कहाँ पे है? अजरबैजान। अजरबैजान कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरेशिया। Got my point? So this was all the latest meeting of now. स्क्रीनशॉट ले लेना, बट एक चीज सुन के जाओ मेरी। नाम के वजह से चैलेंज किसको फेस करना पड़ रहा था? बाइपोलैरिटी को, मतलब कि यूएसए और यूएसए स्टार को। क्यों? रीजन दिख रहा है कि नाम क्या बिगाड़ पाएगा यूएसए या यूएसए स्टार का? थिंक अबाउट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक। सोचो, 2 मिनट लो, सोचो, वीडियो को पॉज करके सोच लो। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको नाम का ऑब्जेक्टिव बताया था। यहां पे देखो, द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, इनकी जो एंट्री थी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की, ये इनको अलर्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं तुम ना ही यूएसए को ज्वाइन करो, ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन करो, तुम अकेले रहो। तो क्या ये यूएसए और यूएसएसआर को चैलेंज नहीं हुआ कर रहा ना? ऑफ कोर्स कर रहा है। उनकी अलायंसेस नहीं बनने दे रहा, कहीं ना कहीं अलायंसेस नहीं बन पा रही उनकी, और फ्रेंडली कंट्रीज के साथ रिलेशंस नहीं बन पा रही। रिलेशंस नहीं कहूंगी, बट मैं इतना कहूंगी कि वो अलायंसेस नहीं बन पा रही, क्योंकि वो उनको यही एडवाइस दे रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट रहो। गॉट माय पॉइंट? समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रही हूँ? इस तरीके से चैलेंज किया, क्योंकि एशिया और अफ्रीका को जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी उनको अवेयर कर रहे थे कि मत करो, नहीं तो कहीं तुम्हारा हाल कोरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम जैसा ना हो जाए। उनको बेचारी को तो अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, हो रहा है ना इफेक्ट, उनको आ रही ना कहीं उनके पावर पे इफेक्ट। यही समझाना चाहती थी। अब मैं साइड पे हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और 18 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फर्स्ट समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाम का, 18 समिट भी, और जितने भी लेटेस्ट होते जाएंगे, बट अभी लेटेस्ट 18 ही है। अभी तुम स्क्रीनशॉट लो।
जल्दी से क्लिक करो। कर दिया? ओके। सो गाइज, अभी हमने देखा नाम की फर्स्ट मीटिंग, नाम की लेटेस्ट मीटिंग्स, ठीक है। अब हमने 2-3 क्वेश्चंस के बारे में और देखना है। अच्छा, पहले ना इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई थी, उसको मैं अभी बता दूँगी तो फिर माइंड में स्किप हो जाएगा। नाम का रोल क्या होता है? नाम का रोल ना एक्चुअल में ना, आप कह रहे हो कितना पढ़ा, कि हमने ये देखा कि नाम का रोल एक ये था कि दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में ना शांति बढ़ाए रखना, ठीक है, शांति मेंटेन करना, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ना उसको कम करना, ठीक है। या जितने भी इफेक्ट्स दिख रहे हैं ना कोल्ड वॉर में, वह उन चीज़ों को भी कम करना। जैसे कि कोरिया में जो कोल्ड वॉर के कारण झगड़े हो रहे थे, दो पावर ब्लॉक्स के डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हमको दिखने को जो मिली ना कोरिया में, वहाँ पे जो हालात खराब हो गए थे। जस्ट प्लीज गिव मी अ मिनट, डोंट गो अवे। यस, आई एम बैक। कोरिया में जो हालात खराब हो गए थे इतने ज़्यादा, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पे शांति मेंटेन करने के लिए नाम के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट रीडर आई एम टेलिंग यू, नाम के इम्पोर्टेंट रीडर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कोरिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे 1952 से 53 के टाइम, उसको सॉल्व करने के लिए। कॉन्गो के अंदर जो अर्ली 1960s में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए जो कॉन्गो में हुआ था। दैट वाज 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। ओके, अदरवाइज इन फाइट्स के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बट इनकी जो रिजॉल्व था फाइट्स का, कि फाइट कैसे रिजॉल्व हुई, वो किसके एफर्ट से हुई, वो मेंशन करना रह गया था। सो हियर आई हैड डन दैट ऑल्सो। अब 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप कह रहे हो इससे आपकी 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी कवर होंगी। एक ये, whether it followed the policy of isolation, it means कौन? It means नाम। क्या नाम आइसोलेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था? आप आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था, आप तभी बता पाओगे अगर आपको आइसोलेशन का मतलब पता होगा। आइसोलेशन मीन्स रिमेनिंग अलूफ, मतलब कि परे रहना, पीछे हटना, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हमको। रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, दीन दुनिया से, पूरे संसार से अलग रहना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अलग रहना, कुछ ना पता होना, कुछ इंटरफेरेंस ना करना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको हम आइसोलेशन कह रहे थे। अब दिमाग लगाओ, क्या नाम आइसोलेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था सच में? क्या नाम आइसोलेशन पॉलिसी यूज कर रहा है? नो। अगर वो आइसोलेशन पॉलिसी यूज कर रहा होता तो वो 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस हो रही हैं, डायरेक्ट टेंशंस हो रही हैं, उन टेंशंस को वो सॉल्व नहीं कराता। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अलूफ है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो इंटरफेयर कर ही नहीं रहा। बट एज कि वो प्रॉपर इंटरफेरेंस दिखा रहा है, उसको पता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सो इट इज नॉट प्लेइंग अ रोल ऑफ आइसोलेशन, बिकॉज वो अपना एक्टिव रोल देके आ रहा है। किस चीज में? इन ब्रिंगिंग यूनिटी बिटवीन बोथ द पावर ब्लॉक्स, दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में यूनिटी लेके आने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो नाम एंड इंडिया नेवर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें आपको आइसोलेशन भी पता लग गया क्या होता है,
एंड ये भी पता लग गया क्या नाम आइसोलेशन था? नो, क्रॉस। अगर कुछ पूछे ना कि वेदर द नाम वाज आइसोलेटेड, तो बड़ा सा क्रॉस मार देना, नहीं, नाम आइसोलेशन की पॉलिसी को नहीं फॉलो करता था। रीजंस मैंने बता दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। इज नाम मीन्स न्यूट्रलिटी? क्या नाम का मतलब न्यूट्रलिटी होता है? पहले अब न्यूट्रलिटी की भी आइडियोलॉजी जान लेते हैं। क्या है न्यूट्रलिटी? रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ कि आपने वॉर वाली सिचुएशंस में अलग रहना है, दूर रहना है। हमने किसी के झगड़े में पड़ना ही नहीं है। एंड नॉट टू हेल्प टू एंड द वॉर, और हेल्प भी नहीं करनी वॉर को ख़त्म करने में। झगड़े में पड़ना भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करनी उस झगड़ों को सुलझाने की। इंडिया एंड अदर नाम कंट्रीज ट्राइड देयर बेस्ट टू एंड द वॉर एंड राइवलरीज। पर इंडिया और नाम की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना 100% दिया था। दो पावर ब्लॉक्स के बीच में जो राइवलरीज हो रही हैं या जो वॉर हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में। तो क्या इंडिया ने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो की या नाम ने? तो नहीं, इंडिया ने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी नहीं फॉलो की। सो आई एम मूविंग बैक, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। ये दो आइडियोलॉजीज, आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी, इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है और इनके रीजंस जो नाम के साथ कनेक्टेड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट वेरी फास्ट। दे दिया? हो गया? चलो, ओके जी, डन। ओके गाइस, अभी हमने देखा कि नाम न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को फॉलो करता है या नहीं, या वो आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करता है या नहीं। करता है या नहीं करता वो मैंने अभी आपको बताया, उसके रीजंस भी बताए। अब बारी है नियो की। व्हाट इज दिस नियो? लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी टॉपिक in your chapter is very important, so have a look on that. NEO stands for NIEO, New International Economic Order. N stands for new, I stands for international, E stands for economic, and O stands for order. Now what is this NEO? Before I just tell you what is NEO, we must know कि जितनी भी नाम की कंट्रीज थी ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कंट्रीज थी ना, वो बेसिकली उनको LDCs कहा जाता था। अब LDCs क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म को ज़रा नोट डाउन कर दीजिए। इट मीन्स लीस्ट, LEAST, डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों नाम की मेजॉरिटी कंट्रीज को LDCs कहा जाता था? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नाम के अंदर मोस्टली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, इसीलिए उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता था। और आप इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कह सकते हो। कौन सी? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नाम की। अब आ जाओ नियो। नियो था क्या? नियो का मेन मोटिव क्या था? नियो एक्चुअली में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी ना नाम की, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए नियो बना था, ठीक है। The main motive of the NEO was the economic development of whom? Of LDCs.
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नियो का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की। क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा था? क्यों? क्योंकि कहा यह जाता था विदाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यू कैन से दैट विदाउट द सस्टेन डेवलपमेंट। अब सस्टेन डेवलपमेंट कैसे होती है? जब आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही होंगे तभी आप उन रिसोर्सेज को खुद यूज कर पाओगे और आने वाली अपनी पीढ़ियों को के लिए भी बचा के रख पाओगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? 10th में पढ़ा था ना हमने कि टू यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द present generation also, as well as it could be saved for the future generation also. Got my point? तो बोल क्या रहे हैं कि कि न्यू क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सस्टेन डेवलपमेंट के बिना कंट्री को ट्रूली फ्री नहीं कहा जा सकता। Without sustained development, and how the sustainable development could be done? With the economic development. अगर कंट्रीज रिसोर्सेज यूज ही नहीं करेंगी प्रेजेंट जनरेशन, अगर प्रेजेंट जनरेशन के पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो फ्यूचर के लिए कैसे बचाओगे? अगर प्रेजेंट जनरेशन के पास कॉपी ही नहीं है तो फ्यूचर जनरेशन को आप कॉपी कैसे दिखाओगे? नहीं ना। ओके तो सस्टेन डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? अगर आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हों। अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है तो कंट्री को आप फुली डेवलप नहीं कह सकते, वो ट्रूली फ्री नहीं है। कंट्री को ट्रूली फ्री होने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नेसेसरी। अब जो आइडिया ऑफ नियो था कि आइडिया ऑफ नियो क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सडन थोड़ा ना आएगा। अब जो ये आइडिया ऑफ नियो है ऐसे बैठे बैठे दिमाग में थोड़ी ना आ जाएगा, कुछ एनालाइजेशंस करने के बाद आया ना। अब कहाँ पे आया? इस चीज़ को रियलाइजेशन नियो होना चाहिए। कहाँ पे ये चीज़ का आइडिया रियलाइज किया गया? ये आइडिया कि नियो होना चाहिए, ये किसके माइंड में था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। फर्दर इन कमिंग चैप्टर्स यू विल गेट टू नो अबाउट UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ही न्यू का आइडिया लेके आए और इन्होंने ही एक न्यू ट्रेड पॉलिसी को बनाया। किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिकॉज समवेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ना द एंटायर और द होल सम डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि ये आइडिया ऑफ न्यू कहाँ पे रियलाइजेशन हुई थी? UNCTAD के अंदर। मेन मोटिव क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्यों था? क्योंकि बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंट्री को हम ट्रूली फ्री नहीं कह सकते, और विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन नॉट ऑल्सो बी पॉसिबल। अब आप स्क्रीनशॉट लो, मैं पीछे होती हूँ। आई होप कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहे हैं। काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। खींच लिया? ओके जी। सो गाइस, जैसे कि अभी तक हमने एक न्यू ट्रेड पॉलिसी के बारे में देखा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक नई ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात की जा रही थी, जो कि कहीं ना कहीं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट करेंगी। अब कैसे ये नई ट्रेड पॉलिसी, हाउ दिस न्यू ट्रेड पॉलिसी is going to work and how it is going to benefit these least developed countries. In other words,
we will be going to see the objectives of this new trade policy. First is that to give LDCs control over the natural resources. हुआ ये था कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत कम कंट्रोल था. ठीक है, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि इक्वलिटी जैसा कॉन्सेप्ट या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, एग्रीटेरियन जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है, जो रिच कंट्रीज थी वो रिसोर्सेस को ज़्यादा यूज़ कर रही थी और जो पुअर कंट्रीज थी वो रिसोर्सेस को कम यूज़ कर रही थी, क्योंकि रिच कंट्रीज सभी के सभी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर देते थे. ओके, सो समवेयर दे वर डिमांडेड व्हाट, इक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेस वर एक्सप्लॉइटेड or were used by the rich countries. First objective clear. Second objective क्या था? Access to Western markets so that the LDCs could sell their product. अब कह ये रहे हैं कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके पास भी राइट होना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को वेस्टर्न मार्केट के अंदर सेल कर सकें. ये असेस एलडीसीज को नहीं था. डिमांड ये रखी जा रही है कि उनके पास भी असेस हो ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स वेस्टर्न मार्केट में सेल कर सकें. ओके, थर्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए हमको नई टेक्नोलॉजी की नीड है, हमको बढ़िया टेक्नोलॉजी की नीड है. एंड जो वो बढ़िया टेक्नोलॉजी है वो फॉरेन कंट्रीज के पास ज़्यादा है, बट दैट कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सो कॉस्टली. जो प्राइस पे वो डेवलप्ड कंट्रीज हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करती है ना, वो कॉस्ट बहुत महंगी है. वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती. तो डिमांड ये रखी जा रही है कि ऐसी बेटर टेक्नोलॉजीज का प्राइस थोड़ा कम किया जाए ताकि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग नेशंस इसको यूज कर सकें. गॉट माई पॉइंट? फोर्थ, to increase the role of LDCs in the international economic institutions. कह ये रहे हैं अब बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प आउट करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, उनका पॉवर्टी रेट को डिक्लाइन करने में और बहुत सारी चीज़ों के लिए, मीन्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज. तो कहा यह जा रहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, कैसे WTO जैसे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में LDCs का रोल, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का रोल इन्हांस किया जाए. मतलब कि उनकी पार्टिसिपेशन, उनका व्यू पॉइंट सुना जाए इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर. गॉट माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So these are the 4 important objectives of this new trade policy. अब मैं साइट पे होती हूँ तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. ओके, ले लिया? चल ठीक है.